नमस्ते, मैं डॉक्टर जयश्री कुलकर्णी। परमवीर चक्र कथा माला के द्वितीय पुष्प में सुनते हैं उत्कृष्ट वीरता, अदम्य शौर्य और सर्वोच्च बलिदान के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से अलंकृत वीर योद्धा कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह की वीरगाथा। सन 1947 में भारत के विभाजन के पश्चात 3 नवंबर को मेजर सोमनाथ शर्मा की वीरता ने कश्मीर को पाकिस्तान से तो बचा लिया था, लेकिन उसके बाद लुटेरे कबालियों के साथ पाकिस्तानी फौज अधिकृत रूप से शामिल होकर लड़ाई जारी रही। कश्मीर घाटी से पाकिस्तान को पूरी तरह खदेड़ने के लिए भारत सरकार ने मई 1948 में मेजर जनरल थिमैया के आधिपत्य में एक बड़ी योजना बनाई और मई से जुलाई तक भारतीय सैनिकों ने डोंगरपुर, त्रेहगाम, चौकीबल और टिथवाल पोस्ट्स पाकिस्तानी सैन्य का कड़वा प्रतिकार शौर्य से सामना करते करते कब्जा कर लिए। जुलाई 48 तक भारतीय फौजों ने उनको श्रीनगर से फिर बारामुल्ला तक हटा दिया था। इसके लिए उरी में तैनात थे गुरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट और सिख राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट। इसी में शामिल थे कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, उनके मित्र निहार, बच्चन और उनके कमांडर थे कैप्टन दत्त। पीरू सिंह शेखावत का जन्म 20 मई 1918 राजपूताना अर्थात आज के राजस्थान के झुंझुनू जिले के रामपुरा बेरी गांव में हुआ था। 3 भाइयों में सबसे छोटे पीरू सिंह की 4 बहनें थीं। स्वतंत्रता प्रेमी इस बच्चे ने 7 साल की उम्र में ही स्कूल शिक्षा छोड़ दी। जंगल में घूमना और शिकार पीरू को बेहद पसंद था। सुदृढ़ शरीर और कुशाग्र बुद्धि की वजह से बचपन से ही नेतृत्व गुण उनमें दिख रहे थे। उनसे बड़े बच्चे भी उनकी सलाह मानते थे। सैन्य में भर्ती होने का उनका सपना था। 2 बार छोटी उम्र की वजह से उन्हें प्रवेश नहीं मिला, लेकिन वे चुने जाने तक भर्ती कैंपों के चक्कर लगाते रहे। 18 वर्ष की उम्र में ही वे सेना में भर्ती हो चुके थे। संयोगवश वो दिन था 20 मई 1936 और यही उनका जन्मदिन भी था। अपने पसंदीदा माहौल में वे तरक्की के लिए होने वाली सभी परीक्षाएं एक के बाद एक उत्तीर्ण होते गए। 1 साल के अंदर ही लांस नायक पद तक पहुंच गए। एक उत्तम खिलाड़ू और प्रशिक्षक होने से सन 1945 में पंजाब रेजिमेंट के राजपूत सेगमेंट में कंपनी हवलदार मेजर बना दिए गए। हवलदार और नायब सूबेदार, इन 2 पदों के बीच में हवलदार मेजर ये पद है। कमीशन्ड ऑफिसर्स के मेजर पद से इसका कोई संबंध नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वे कॉमनवेल्थ फोर्सेस के साथ जापान भी गए। सन 1947 में जब वे वापस लौटे तो भारत और पाकिस्तान 2 देश बन चुके थे। वे बड़े भयानक दिन थे। पाकिस्तानी सेना में कबालियों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था। पंजाब के राजपूत सेगमेंट का हिस्सा होने से पीरू को सिख राजपूताना राइफल्स में भेजा गया। उरी में अपनी तैनाती के वक्त सिख राजपूताना राइफल्स को यह आदेश मिला कि वे तिथवाल जाकर 163 इन्फेंट्री ब्रिगेड को मजबूती प्रदान करें। तब दारापरी पहाड़ के पाकिस्तानी मोर्चे से भारत को खतरा था। 11,481 फुट ऊंचाई पर स्थित पाकिस्तानी सैनिक वायरलेस पर भारत की गोपनीय बातचीत सुनकर लड़ाई का पूरा नक्शा दुश्मन तक पहुंचा रहे थे। साथ ही वहां से आक्रमण की भी आशंका थी। इसीलिए ये मोर्चा निस्तनाबूद करने का आदेश सिख राजपूताना राइफल्स के डेल्टा कंपनी अर्थात 90 सैनिकों को मिला। दारापरी जाने के लिए तीखी चढ़ाई, दोनों ओर गहरी खाई, बीच में केवल 1 मीटर संकरा ढीले पत्थरों से भरा कठिन रास्ता था। 12 जुलाई सुबह 5:30 बजे बी कंपनी ने यशस्वी आक्रमण करके एक मोर्चे पर विजय प्राप्त कर लिया था और डी कंपनी को दारापरी पर कब्जे का काम सौंपा गया। कब्जा होने के बाद सी कंपनी को आगे बढ़कर हमला करके अगली पोजीशन को अपने कब्जे में लेने की योजना थी।
इस पूरी मुहिम को तिथवाल बैटल कहा जाता है। दारापरी मोर्चे पर हमले के लिए 17 जुलाई की आधी रात के बाद डेल्टा कंपनी से पीरू सिंह की पलटन सबसे आगे चल रही थी। 11,000 फुट ऊंचा, सूखा, काला नंगा पथरीला पहाड़। ना कोई बात करेगा, ना माचिस जलाएगा, ना खांसेगा। एक भी गलत कदम उनको सीधे नीचे गहरी खाई में पहुंचाकर उनका कचूमर निकाल सकता था। हवा में ठंडक बढ़ रही थी। 30 मील सफ़र से ही सैनिक थकान से चूर थे। ऊपर दुश्मन बैठा था और पीरू सिंह जानते थे कि उनकी पूरी राह बंदूक के निशाने पर है। जरा सी आहट से अगर दुश्मन चेत जाता है तो सैनिकों का आत्मघात निश्चित है। गुप्त सूचना के अनुसार पाकिस्तान को खंदक खोदने का वक्त नहीं मिला था। तभी तो केवल एक कंपनी के 90 सैनिक इस मुहिम पर तैनात थे। लेकिन ये सूचना गलत थी। वास्तव में दुश्मन ने 5 खंदक ऐसे स्थानों पर बनाए थे कि जहां से उनकी ओर आने वाली राह पर कड़ी नज़र रखी जा रही थी। खंदकों को 3 मध्यम रेंज की मशीन गनों से पूरी तरह सुरक्षित कर रखा था। दुश्मन को भी हमले की आशंका थी और वो पूरी तरह चौकस था। योजना के अनुसार जैसे ही सैनिक खंदकों के करीब पहुंचे, दुश्मन ने फायरिंग शुरू कर दी। दुश्मन पहाड़ी पर होने से भारतीय सेना को अधिक हानि थी। डी कंपनी इस संकरी राह पर दुश्मन के चपेट में बुरी तरह से फंस गई। कड़ी सर्दी की रात में गोलियों की आवाज़ और चीखों से पूरा इलाका गूंज उठा। आधे घंटे के भीतर ही मशीन गन, हथगोलों और 3 इंच वाले मोर्टर से 51 सैनिक मारे गए। अचानक चारों ओर भगदड़ मच गई। यदि उस निर्णायक क्षण में पीरू सिंह आगे आकर अपने जीवन की परवाह किए बगैर लड़ाई जारी नहीं रखते तो उनकी कंपनी का आगे बढ़ना असंभव था और वही पराजय भी निश्चित थी। वे फॉरवर्ड सेक्शन के साथ थे। आधे से ज़्यादा सैनिक धाराशायी थे। बहते खून, कटे फटे अंगों के साथ उनकी कराहे गोलीबारी के बीच के अंतराल में वे सुन रहे थे। वे अचानक हथगोले के धमाके से चमत्कारिक रूप से बच निकले, लेकिन उनके कपड़े बुरी तरह से झुलसकर तार तार हो गए। हाथ पैरों से छर्रों से हुए घावों से खून रिस रहा था। उनके ध्यान में आ गया कि आग उगलती मशीन गनों को शांत करने से ही हम इस हमले से पार हो सकते हैं। अपनी जान को जोखिम में डालकर वे पास के एक बंकर की ओर बिजली की तेजी से लपकते हैं। गोलियों के बौछारों के बीच होते हुए अपनी स्टेन गन से खंदक में छिपे दुश्मन के सैनिकों पर लगातार गोलियां चलाते हैं। इससे पहले कि दुश्मन कुछ समझ पाए, वे खंदक में कूदकर मशीन गन चलाने वाले सैनिक पर संगीन से वार कर देते हैं। उसके मरते ही वहां शांति छा जाती है। तब तक खूब सारा नुकसान हो चुका था। उन्हें यह आभास हो गया था कि उनके सारे साथी मारे जा चुके हैं। अपने सेक्शन में वे केवल अकेले ही जीवित बचे हैं। गुस्से में चिल्लाते हुए वे चट्टानों को पार करके दूसरे बंकर में पहुंच जाते हैं। दुश्मन उनका कारनामा देख चुका था और वे सब मिलकर उन पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। दुश्मन द्वारा उन पर फेंके गए ग्रेनेड का निशाना सही जगह लगता है, जिससे उनकी आंखें और चेहरा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। लेकिन लगता है पीरू सिंह वेदना से विजय प्राप्त कर चुके थे। खंदक से बाहर निकलकर वे अपनी आंखों से आ रहा खून पोंछकर दुश्मन की अगली पोजीशन पर हथगोला फेंकते हैं। अपनी तरफ आती गोलियों के बीच से होते हुए वे दूसरे बंकर में जाकर अपनी संगीन से दुश्मन के 2 सैनिकों को मार डालते हैं। दूसरी एमएमजी पोस्ट शांत हो जाती है, लेकिन उन्हें मालूम है कि अभी एक और पोस्ट बची है। अब तक भारी रक्तस्राव के कारण उनकी चेतना खोने लगी थी। आंखों से खून बह रहा था। केवल आत्मबल की सहायता से आंखें खुले रखने की कोशिश करते हुए मुश्किल से खुद को खंदक से वे बाहर खींचते हैं और उनकी युद्ध गर्जना राजा रामचंद्र की जय ये घोष करते हुए एक हथगोला निकालते हैं।
वे अभी तीसरे बंकर तक पहुंच भी नहीं पाए थे कि तभी एक गोली आकर सीधे उनके सिर में लगती है। पीरू सिंह जानते हैं कि उनका अंतकाल आ गया है। वे अंतिम मशीन गन पोस्ट तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है और वे नीचे लुढ़क जाते हैं। लेकिन इसी अंतराल में अपनी पूरी शक्ति लगाकर आंखें खुली रखने का प्रयास करते हुए हथगोला तीसरे बंकर की ओर फेंकने में वे कामयाब हो जाते हैं। दारापरी की रीच पर पीरू सिंह अपनी अंतिम सांसें गिन रहे होते हैं। हथगोला ठीक निशाने पर जाकर गिरता है। केवल 30 सेकंड बाद एक तेज धमाके के साथ दुश्मन के सारे सैनिक मारे जाते हैं। मशीन गनों की आवाज़ शांत करके ही पीरू सिंह शेखावत अपनी अंतिम सांस लेकर आंखें बंद करते हैं। आक्रमणकारी डी कंपनी को सुरक्षा प्रदान करने वाली सी कंपनी के कमांडर इस शौर्य के साक्षीदार बनते हैं। अतुलनीय साहस बलिदान के लिए CHM पीरू सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। ये बलिदान की श्रृंखला, त्याग और शौर्य की श्रृंखला अबाधित रखते हुए राजस्थान का झुंझुनू जिले से देश के 60,000 पूर्व सैनिक और 40,000 से भी ज़्यादा आजी सैनिकों द्वारा अभिवर्णन किए परमवीर चक्र के पश्चात 4 कीर्ति चक्र, 37 शौर्य चक्र, 75 वीर चक्र और 130 सेना मेडल, कुल मिलाकर 247 मेडल झुंझुनू के सीने पर चमक रहे हैं। उनके सारे साथी मारे जाने के बाद वे अकेले ही पाकिस्तान से लड़कर भारत को विजयश्री प्राप्त करवा के ही चैन की नींद सोते हैं। देश के शूरवीर महानायकों के सम्मान में परमवीर चक्र सम्मानित वीरों की गाथाएं सुनाने का ये उपक्रम प्रारंभ किया है। इसे अवश्य लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। परमवीर चक्र युद्ध में शौर्य के लिए भारत का श्रेष्ठतम सम्मान है। जल्द ही अगली वीर गाथा के साथ फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए जय हिंद।